स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये सेकेंड वीडियो होगा चैप्टर नंबर 4 का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। जैसे अगर आपको याद होगा, पहला टॉपिक हम लोग जो किए थे, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट वन वाज रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड इज कॉर्पोरेट फेलियर। सो रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो ऑलरेडी हमने आप लोग को दे रखा है, आप एक बार जाके उसे देख लीजिए। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एंड स्टडी अबाउट कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। सो कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट? ठीक है सर, चलिए क्या बोलता है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट? ये बोलता है इट इज अ प्रोसेस। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट का एक और नाम है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट अभी बोलता है क्या है? इट इज अ प्रोसेस which is effected by entities board of director, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify the potential event that may affect the entity and manage risk to be within the risk appetite, to provide the reasonable assurance regarding the regarding the achievement of entity objective. So definition तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। पहले भी हम आप लोग को बोले थे कि डेफिनेशन को आप ब्रेक करके पढ़ने का कोशिश करना। चलो इसको ब्रेक करते हैं। तो इसमें तो बोला कि सर सीआरएम बोल दें या ईआरएम बोल देते हैं। ईआरएम बोल देते हैं सर। ईआरएम क्या है? तो ERM इज अ प्रोसेस। ERM इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो कि इफेक्टेड किसके द्वारा कराया जाता है? इफेक्टेड बाय बीओडी मैनेजमेंट, ठीक है, एंड अदर पर्सनल। सो सबसे पहले देखिए कि ईआरएम क्या है। इट इज अ प्रोसेस विच इज इफेक्टेड बाय बीओडी मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। और ये प्रोसेस अप्लाइड इन स्ट्रेटजी सेटिंग, मतलब कोई भी नीति बना रहा है वहां पे लागू होगा। स्ट्रेटजी सेटिंग एंड अक्रॉस द बिजनेस, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज, अक्रॉस द एंटरप्राइज मतलब पूरा एंटरप्राइज पे लागू होगा। ठीक है जी, थर्ड लाइन ये हुआ हमारा। और ये जो प्रोसेस है वो डिजाइन किया गया है टू identify the potential event, समझ रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को, हमारे एंटिटी पर प्रभाव डाल सकता है। दैट मे इफेक्ट द एंटिटी, पोटेंशियल इवेंट मे इफेक्ट एंटिटी। ठीक है सर, ये हुआ। एंड द प्रोसेस का पहला तो था कि सर ये डिजाइन हुआ है इस पर्पज से, एंड टू मैनेज द रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, इससे ऊपर वाले चीज से हम क्या रिस्क आएगा उसको मैनेज करना है। एंड द लास्ट टू प्रोवाइड द एश्योरेंस, ये आप एश्योर करो इस ईआरएम के थ्रू, ये एश्योर करो कि जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसे हम पा लेंगे, टू अचीव द एंटिटी ऑब्जेक्टिव। दैट इज द ईआरएम। ईआरएम बहुत सिंपल है। ईआरएम एक प्रोसेस है
जो इफेक्टेड कराया जाता है एंटिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, इन स्ट्रेटजी सेटिंग एंड अक्रॉस द एंटरप्राइजेस, डिजाइन टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इवेंट दैट मे इफेक्ट द एंटिटी, और उस रिस्क को मैनेज करना, टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव। समझ में आया जी? ये पूरा चीज को हम ब्रेक अगर करेंगे तो ये निकल के आएगा। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट दैट इज द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल है डेफिनेशन। क्यों जरूरत पड़ता है नीड ऑफ एंटरप्राइज ईआरएम? तो सबसे पहला चीज है कि ये जो परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, रिड्यूस द अनएक्सपेक्टेबल परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, मतलब जो एक्सेप्ट नहीं कर हो सकता बिजनेस में, उसको हम लोग कम कर सकें परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी को। ठीक है। सेकेंड वन इज अलाइन एंड इंटीग्रेट वेरिंग व्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड वन इज बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर, उसका कॉन्फिडेंस बना सके, तभी तो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा इसका आवश्यकता क्यों पड़ता है ईआरएम इम्प्लीमेंटेशन का? enhance the corporate governance, successfully respond to a changing business environment, जहां पे जैसे अभी कोविड का जो केसेस है, कोविड का जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये क्या है? चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आपके यहाँ पैसा क्यों लगाएगा लोग? आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा? आपके पास कुछ इस तरह का कोई प्लानिंग होगा तभी तो आपके यहाँ कुछ पैसा लगा सकता है, कोई इन्वेस्टर आ सकता है, या आपका स्टेक होल्डर आप पे बिलीव कर सकता है। समझ रहे हैं मेरा बात? नेक्स्ट है अलाइन स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है जी। ईआरएम इंप्लीमेंटेशन का आवश्यकता क्यों पड़ा, इससे आप देख सकते हो। चलिए जी, अब आते हैं एसेंस ऑफ ईआरएम। एसेंस ऑफ ईआरएम में जो पढ़ना है आप लोग को, वो बात करता है द कोसो फ्रेमवर्क। कोसो फ्रेमवर्क 2004 में पब्लिश किया गया था ऑन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ये कोसो क्या होता है? कोसो है कमीशन ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये बताया था ईआरएम के ऊपर बनाया गया था, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है ये। इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड एंड पॉपुलर फ्रेमवर्क थ्रू विच कंपनी शुड बी रेगुलेटेड एंड मेजर्ड। ठीक है। तो कोसो फ्रेमवर्क को समझना होगा। कोसो फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं। तो कोसो फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला चीज तो बोलता है कोसो फ्रेमवर्क में कि साहब आपको, सबसे पहला चीज तो बोलता है साहब आपको पहले तो एक ऑब्जेक्टिव सेटिंग करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 7। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं। नेक्स्ट है इवेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इवेंट आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, गोल सेट कर लिए, फिर इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसमें रिस्क को असेसमेंट करेंगे, रिस्क के जो रिस्क है उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, कंट्रोल एक्टिविटीज को अपनाएंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे और मॉनिटरिंग फॉलो करेंगे जी। ठीक है। कोसो फ्रेमवर्क में ये सारे ओके। नेक्स्ट है हमारा रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन क्या होता है सर? तो रिस्क रिटेंशन को यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेल्फ इंश्योरेंस। इसको हम लोग सेल्फ इंश्योरेंस ही बोलते हैं रिस्क रिटेंशन को। अब ये स्ट्रेटजी क्या बोलता है? दिस स्ट्रेटजी इज वाइबल when the risk are small enough to be transferred at a cost that may be higher than the loss arising out of risk itself। मतलब ये स्ट्रेटजी, दिस स्ट्रेटजी इज वाइबल when the risks are small enough to be transferred at a cost that may be higher
तो अगर हम लोग रिस्क को कम करने जाएं तो उसका जो कॉस्ट है वो लॉस जो होने वाला है उससे भी ज़्यादा कॉस्ट है। समझ रहे हैं? जो कॉस्ट मेरा इनकर होने वाला है वो हमारे जो लॉस इनकर होगा उससे भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तभी इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं, रिस्क को रिटेन कर सकते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, रिस्क रिटेंशन। ठीक है जी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ नो प्रिसाइज फॉर्मूला, कोई ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो प्रिसाइज फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिस्क टू बी रिटेन। Statistically average of such losses over a period of a given of time given an indication to estimate such loss. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे बैड डेट का अगर मैं बात करूं, बैड डेट ऑकरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम are taken into the consideration as estimate to create a reserve for doubtful debt. ठीक है, bad debt occurring over a period of time are taken into consideration as an estimate to create a reserve for doubtful debt. This is the risk retention. ठीक है जी। अब रिस्क रिटेंशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, सेल्फ इंश्योरेंस है। इसमें जो ये स्ट्रैटेजी तभी वाइबल होता है जहाँ पे हमारा रिस्क हमारा बहुत कम है, और जब उसको हम उस रिस्क को हम लोग अगर प्रिवेंट या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और उस पर जो हमारा कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट इतना हाई होगा कि जो हमारा लॉस होने वाला है उससे भी ज़्यादा हाई होगा, तो हम उस चीज़ को हम रिस्क को रिटेन करेंगे, खुद से मैनेज करेंगे। और इसके लिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि ये कैसे कंप्यूट करें कि सर कितना हम लोग को रिस्क रिटेन कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये एक तरह से एक स्टैटिस्टिकल एवरेज से आप पता लगा सकते हैं कि क्या हमारा लॉस हो सकता है ओवर ए पीरियड, उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट कर सकते हो और इंडिकेट कर सकते हो। जैसे हम लोग बुक्स में बैड डेट मेंटेन करते हैं, सिंपल है जी रिस्क रिटेंशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिस्क रिडक्शन या रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। रिस्क रिडक्शन और रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को एक और वर्ड है, एक और चीज बोला जाता है, रिस्क मिटिगेशन। क्या बोला जाता है सर? रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन, इसको एक और चीज बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन। इट इंक्लूड ऑल मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द hazards itself as well as the vulnerable condition leading to the hazards. Risk reduction also includes steps to mitigate physical, economic and social vulnerability. ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, वो सारे मेजरमेंट, वो सारे चीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं जिसके कारण आप रिस्क को कम कर पाओ, हानियों को कम कर पाएँ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क रिडक्शन एंड रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और ये एग्जाम में आता भी है सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। वैल्यू एट रिस्क इज वन ऑफ द पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग द फाइनेंशियल रिस्क। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ रिस्क। कई तरह का वैल्यू ऑफ रिस्क होता है, जैसे लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ रिस्क हो गया, मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिस्क हो गया, फैक्टर वैल्यू ऑफ रिस्क हो गया, शॉक वैल्यू ऑफ रिस्क हो गया। वैल्यू एट रिस्क हैज एप्लीकेशन in financial risk management, risk management and control and reporting. It can also be used in calculating regulatory control को भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू एट रिस्क के अंदर। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क का जो टाइप होता है दो तरह का होता है। एक होता है जो प्राइमरली हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं, एंड सेकेंड वन इज जहाँ पे हम लोग रिस्क मेजरमेंट में अप्लाई करते हैं वैल्यू एट रिस्क को। ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जी। वैल्यू एट रिस्क बहुत सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज। इससे कई बार क्वेश्चन आ गया है, जैसे बेसल कमेटी के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, कई बार जर्नल या इंस्टीट्यूट के जो मैगजीन पढ़ते होंगे उसमें भी इस पे कई बार इस पे आता भी है नोट, बहुत इंटरेस्टिंग है।
रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोग को इवोल्यूशन ऑफ बेसल रिजाइम। बेसल रिजाइम क्या होता है? तो सबसे पहला चीज तो आपको बेसल समझना पड़ेगा। बेसल क्या है? बेसल इज नथिंग, बेसल एक शहर का नाम है। बेसल इज अ सिटी नेम विच इज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक शहर का नाम है बेसल, और वहीं पे हेडक्वार्टर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? BIS। इसका हेडक्वार्टर है बेसल में, इसीलिए जितने भी आता है बेसल कमेटी बोलते हैं। तो बेसल में ही हेडक्वार्टर है BIS का, ठीक है। इन बेसल, अब ये यहाँ पे होता है क्या है सर? इसमें क्या होता है कि जितने भी कई देशों का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हम लोग का सेंट्रल बैंक RBI है, तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर जाते हैं और मीटिंग करते हैं, और वो वहाँ पे एक कमेटी बना हुआ है, और कमेटी का जो पर्पस है बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग एक्टिविटीज को सुपरविजन करने के पर्पस से बनाया गया सर, ठीक है। और ये बना था 1974 में बना था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। 1974 में ये कमेटी बना था बेसल सॉरी पेज नंबर 9। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था कि साहब, इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था टू पर्पस ऑफ द कमेटी इज टू इंश्योर that financial institution have enough capital to absorb unexpected loss। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिस देश में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे, बैंक हो गया, NBFC हो गया, इन NBFC पे भी बेसल कमेटी का रेगुलेशन फॉलो होता है। इन सबको एटलीस्ट उतना कैपिटल आपको रखना पड़ेगा जो कि आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस को होने पर एब्जॉर्ब कर पाए उस चीज़ को, ठीक है। बेसल कमेटी का सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट आप ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं कि यही था। अब देखो, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 पढ़ना है आप लोग को। तो बेसल 1 जो था, ये जो पहली बार ये कमेटी बनी थी, पहली बार वहां पे जो डिसीजन लिया गया था, बेसल 1 कमेटी बोलते हैं उसको हम लोग। बेसल 1 जो था वो उसका जो मेन फोकस था, वो फोकस करता था क्रेडिट रिस्क के ऊपर। किसके ऊपर? क्रेडिट रिस्क के ऊपर, ठीक है। फिर बाद में बेसल 2 आया जी, फिर बाद में बेसल 3 आया, क्रेडिट रिस्क के ऊपर ये बात करता था। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? सबसे पहले समझना होगा क्रेडिट रिस्क क्या होता है। तो क्रेडिट रिस्क होता है, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोवर फेलियर टू रीपे अ लोन और मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो क्रेडिट रिस्क देखो, जैसे अगर हमने कहीं पे किसी को उधार दिया, ठीक है, और वो हमारा जो प्रिंसिपल का पेमेंट है, रीपेमेंट है, वो मुझे टाइम पे नहीं पेमेंट कर रहा है, या जो उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट है वो मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है, देन ये हमारे लिए क्या हो जाता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम बोरोवर्स फेलियर टू रीपे अ लोन और मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। द मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द, जो हम लोग लोन पे इंटरेस्ट लेते हैं ना, उसका बात कर रहा है, ठीक है। 1988 में बेसल कमेटी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम के ऊपर काम करता था। कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे बेसल कमेटी एकॉर्ड, ठीक है। और इसको बेसल 1 भी बोला जाता था 1988 में। ये क्या बोलता था? इस कमेटी के तहत बताया गया कि आपको भैया मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा बिजनेस में वॉज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क बेटेड असेट। ये आप लोग को कैलकुलेशन तो नहीं पढ़ना है, अदरवाइज कैलकुलेशन था तो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन समझा देता, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका कैलकुलेशन। रिस्क बेटेड एसेट कैसे निकलता है तो वो भी यहाँ पे नहीं पढ़ने की जरूरत है, बट इतना समझो कि जो रिस्क बेटेड एसेट है उसका 8% आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको फिक्स करके अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रखना पड़ेगा जी। RBI जो है इस कमेटी का गाइडलाइन को फॉलो करा है जी 1999 पे। ऑब्वियसली हो सकता है RBI के पास इससे अच्छा बेहतर उस वक्त ऑप्शन था, या उनका अपना डिसीजन है। 99 में ये डिसीजन ये लोग अडॉप्ट किए जी अपने देश में। फिर आया जी बेसल 2 का जो कमेटी था, वही जो कमेटी बेसल 2 गाइडलाइन निकाले, ये जो गाइडलाइन निकाले वो 1999 में निकाले जी। 1999 में देखो, 1999 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था बेसल 2, और हम लोग 1999 में बेसल 1 फॉलो किए थे, और इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको डायरेक्ट किया गया 2003 में और अप्लाई किया गया 2006 में,
ठीक है। इंडिया में जो इसको अप्लाई किया उन्होंने 2009 में, आरबीआई इसको 2009 में अडॉप्ट किया जी। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर था, बेसल 1 और बेसल 2 में क्या अंतर था? तो बैंक्स वेयर नीडेड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल द 3 टाइप ऑफ रिस्क। देखो, बेसल 1 का जो कवरेज था वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क के ऊपर कवरेज था। ठीक है, और बेसल 2 का जो कवरेज है, बेसल 2 जो है ऑपरेशनल रिस्क वाले भी फंड को एक साथ करेगा, मार्केट रिस्क को भी फंड को भी एक साथ करेगा, कैपिटल रिस्क के फंड को एक साथ करेगा, और इसका रिस्क वेटेज एसेट निकालेगा। इस पे जो रिस्क वेटेज एसेट आएगा उसका बोलेगा कि आपको उतना का 8% आपको मिनिमम कैपिटल रखना पड़ेगा। अगर बेसल 8% अगर यहाँ पे होगा तो, अगर 9% होगा तो 9%, जितना भी परसेंट होगा, समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे तीनों रिस्क को, और बेसल 1 में क्या हुआ था? बेसल 1 में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे जो हम लोग उधार दिए हुए हैं उसका जो रिस्क वेटेड एसेट निकलेगा उसका 8%, बोलता है इतना का आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा जी। अब आते हैं साहब, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है, और मार्केट रिस्क क्या है, और कैपिटल रिस्क क्या है। ऑपरेशनल रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस पीपल एंड सिस्टम, यह है ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, इंटरनली जो हमारा रिस्क है दैट इज द ऑपरेशनल रिस्क। मार्केट रिस्क, द रिस्क वेयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल डिक्रीज, द रिस्क वेयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल डिक्रीज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। अब मार्केट में, अब एफआई फाइनेंशियल ये जो है कहीं पे पैसा लगा रखा है जी, मार्केट में पैसा लगा रखा है और मार्केट डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा रिस्क है पैसा गिरने का, इन्वेस्टमेंट वैल्यू जहाँ पे गिर सकता है मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण। तो इस तरह के रिस्क को हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क। लाइक अभी के एग्जांपल पे आप देख सकते हो, और जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल नहीं, अभी के सिनेरियो में आप देख सकते हो कोविड-19 का हमने यहाँ पे लिखा भी है, कोविड-19 के कारण जो लॉस होगा ये हमारा मार्केट रिस्क है। फिर बात करता है साहब कैपिटल रिस्क। कैपिटल रिस्क क्या होता है? कैपिटल रिस्क होता है इट इज द पोटेंशियल ऑफ लॉस, इट इज द पोटेंशियल ऑफ लॉस और ऑल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। मतलब कहीं पे ये इन्वेस्टमेंट के लॉस के बारे में बात करता है, तब ये हमारे ये कैपिटल रिस्क जनरेट होता है सर, ये कैपिटल रिस्क है। अब क्या बोलता है? बैंक नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोज देयर रिस्क एक्सपोजर इटीसी टू द सेंट्रल बैंक। अब बेसल 2 में ये भी निकाला गया कि बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बताना पड़ेगा कि किस रिस्क से हमारा कितना रुपया का क्या होने वाला है, सारे रिस्क एक्सपोज करना पड़ेगा आपको सेंट्रल बैंक के अपना। ठीक है, ये जो बेसल 3 था इसका 3 पिलर है, 3 पिलर। एक पिलर जो बात करता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर कि मिनिमम इतना कैपिटल रखना पड़ेगा। दूसरा पिलर बात करता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के ऊपर बात करता है दूसरा पिलर, और थर्ड पिलर बात करता है मार्केट डिसिप्लिन के ऊपर बात करता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या बात करता है ये सब सेपरेट पढ़ेंगे हम लोग। देखिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर जो बात करता है पिलर, वो क्या बोलता है? ये बोलता है इट इज टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, इसको हम लोग बोलते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, सेम एज पर बेसल 1 नॉर्म, जो बेसल 1 में नॉर्म था वैसे ही बेसल 2 में जो मेंटेन करने के लिए बेसल 2 में जो डिसाइड किया गया वो 8% डिसाइड किया गया, जबकि बेसल 1 में भी 8% था। आरबीआई ने 1% बढ़ा के अडॉप्ट करा अपने देश में। आरबीआई बोलता है नहीं, आपको 9% मेंटेन करना है अपने 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 एफआई में। जितने भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, एनबीएफसीज है, ठीक है, इन सबको बोलता है 9% ऑफ द, वो जितने भी रिस्क है उसका 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट का इतना पैसा आपको मिनिमम कैपिटल अपने यहाँ रखना पड़ेगा जी, 9%। ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है सर। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के अंतर्गत क्या बोलता है? आरबीआई विल एनालाइज, आरबीआई एनालाइज करेगा द बैंक दैट वेदर दे आर मेंटेनिंग द CAR और नॉट। ये सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है। इफ नॉट, अगर नहीं कर पा रहा है तो आरबीआई विल टेक द नेसेसरी एक्शन। ठीक है सर। एंड द थर्ड वन इज मार्केट डिसिप्लिन, ये थर्ड पिलर था। थर्ड पिलर क्या बोलता है? बैंक विल डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स, ठीक है, ऑफ देयर हिस्ट्री टू आरबीआई। हिस्ट्री टू आरबीआई मतलब किससे कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, और कितना हमारा रिस्क वेटेड एसेट, सब चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज द मार्केट डिसिप्लिन। ये हमारा बेसल 2 था। बेसल 3 कमिटी जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ
ये इंट्रोड्यूस हुआ 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ, समझ रहे हैं, 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ और 2010 में बेसल 3 का गाइडलाइन रिलीज किया गया। दिस गाइडलाइन वेयर इंट्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके रिस्पॉन्स में ये गाइडलाइन निकाला गया था। अप्लाई 2013 में किया गया है और ये बताया गया कि हैव टू बी अप्लाइड इन इंडिया मार्च 31 2019 में अप्लाई होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि शायद अभी तक हम लोग बेसल 2 ही हमारा, आई एम नॉट श्योर कि बेसल 2 फॉर्म अभी चल रहा है ये इंडिया में, बट मैंने लिखा है एट प्रेजेंट इंडिया फॉलो बेसल 2 नॉर्म्स। ठीक है। और इसमें जो CAR मेंटेन करने की बात करी गई है 10%, इंडिया शायद बोले यहाँ पे 14% फॉलो करने के लिए, RBI बोले 14% फॉलो करने के लिए। ठीक है, इसमें जो बताया गया इसमें और भी 2 लिक्विडिटी स्टैंडर्ड एंड रेशियो आर प्रपोज्ड, इसमें 2 अलग लिक्विडिटी स्टैंडर्ड एंड रेशियो प्रपोज भी किया गया है। वो बात कर रहा है हमारा इसमें, एक सेकेंड, पेज नंबर 12, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, यस दिस इज द 2 रेशियो के बारे में बताया गया है। ये आपके लिए एग्जाम में ऑब्जेक्ट मतलब इसी इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में ये पता लगाते हैं कि रेशियो ऑफ लिक्विड असेट टू नेट कैश आउटफ्लो फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो ये हमारा लिक्विडिटी मैनेजमेंट को दर्शाएगा जी इस रेशियो के तहत, ये बेसल 3 में बताया गया है। और सेकंड रेशियो इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इसमें हम लोग फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मिसमैच को हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। So this is the topic which is relating to enterprise risk management. So we have covered 2 topics, risk management and corporate risk management, and third one is corporate failure. As I said कि मैं 3 वीडियो अपलोड करूंगा, so third video will be relating to the corporate failure, उसमें आप लोग corporate failure होगा। एक वीडियो में करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और शॉर्ट में इसको कराना बड़ा मुश्किल है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 3 का भी रिवीजन आएगा, तो ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट आएगा। सो कॉर्पोरेट फेल्यूर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना होगा उसमें, शायद फटाफट कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही, चलिए जी, थैंक्स।